हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो आज तीसरा सेट है इसमें, और इस सेट में दोस्तों विभिन्न प्रदेशों की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगा। अब इसमें दोस्तों आपका पहला प्रश्न जो है वो है, ये छत्तीसगढ़ सिविल जज 2012 में पूछा गया था इसकी प्री परीक्षा में। यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समान अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युद्धरण हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बाद द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 3 मास के भीतर, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 12 मास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर। ठीक, अब अगला प्रश्न आपका है, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बाद लाने से वर्जित करती है। इस धारा के अधीन कोई भी बात सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी बाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है ए आपका सही नहीं है। यह धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बाद लाने से वर्जित करती है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधाएं जिनका विनिर्दिष्टता परिवर्तन नहीं कराया जा सकता उल्लिखित हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा। तो किस धारा में ऐसी संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता उल्लिखित हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा। तो किस धारा में उनका उल्लेख किया गया है, तो किया गया है धारा 13 में किया गया है, यानी विकल्प जो आपका खास सही है। उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश सिविल जज प्री 2012 में प्रश्न पूछे गए हैं कुछ। कौन सा व्यक्ति अपने पक्ष में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। संविदा किसी पक्षकार द्वारा, किसी के भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, जब किसी ने कंपनी में संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी कंपनी में सम्मिलित हो गया हो, तब उस सम्मिलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है डी, यानी उपर्युक्त सभी। संविदा जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं कराई जा सकती। संविदा जिसके पालन के धन के रूप में प्रतिकर यथायोग अनुतोष हो। संविदा जिसमें सूक्ष्म अथवा बहुत से ब्यौरे हों। संविदा जिनके पालन में ऐसा सतत कर्तव्य का पालन अंतर बलित हो जिसका न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण न किया जा सके, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। तो ये सबका जो होता है विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। इसी में अगला प्रश्न है, धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंदर स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए बाद लाया जा सकता है बेदखली से कितने दिन के अंदर, 6 माह के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 का। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल अभी आपका सामने जो है HJS का एग्ज़ाम है। धारा 37 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत बाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश जाना जाता है। तो इसमें जो है जाना जाता है आपका, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि अस्थायी व्यादेश, यानी गा जो है अस्थायी व्यादेश के रूप। अगला प्रश्न आपका है, मध्य प्रदेश सिविल जज 2013 के प्री में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 63 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए, दंड विधि को परिवर्तित कराने, सिविल विधि और दंडिक विधि दोनों को परिवर्तित कराने के लिए, लोक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए, विकल्प ए सही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत की गई घोषणा किस पर बाध्यकारी है। केवल बाद के पक्षकारों पर, पक्षकारों के माध्यम दावा करने वाले व्यक्तियों पर, न्यासी जो कि दावा के पक्षकार हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संविदा परिवर्तित नहीं कराई जा सकती। का खा से विवाह करने की संविदा करता है। का खा से 1000 रुपये में उसका चित्र बनाने की संविदा करता है। का एक लेखक खा एक प्रशासक से एक साहित्यिक रचना को पूरा करने की संविदा करता है। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वह विकल्प जो है आपका डी, यानी कि इसमें से जो है
किसी का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन प्रस्तुत वादों में पारित आदेश या आज्ञप्ति अपीलनीय है, पुनर्विलोकनीय है, ना तो अपीलनीय ना पुनर्विलोकनीय है, अपीलनीय एवं पुनर्विलोकनीय दोनों है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है, यानी कि ना तो अपीलनीय है ना ही पुनर्विलोकनीय है। ठीक। एमपी सिविल जज की 2013 के दूसरे शिफ्ट में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 का परंतु संबंधित है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावों से, घोषणात्मक वाद से, निषेधाज्ञा के दावे से उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है खा, उपरोक्त या घोषणात्मक वाद से संबंधित है। अगला जो है आपका प्रश्न, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37 के अधीन एक अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। तो एक विकल्प है वाद प्रश्नों के निर्धारण पश्चात, वादी की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व तक, प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व तक, वाद के किसी भी प्रक्रम पर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वाद के किसी भी प्रक्रम पर। अगला जो प्रश्न है, आज जो अवयस्क है बा को अपने आप को वयस्क बताकर 10,000 रुपये में बंधक रखता है। बा अपने ऋण के लिए दावा प्रस्तुत करता है। आ दावे में यह बचाव लेता है कि जिस समय ऋण लिया था वह संविदा करने में सक्षम नहीं था। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविदा कपट पर प्राप्त की गई थी, इसलिए आ के विकल्प पर शून्य करणीय है। संविदा निरस्त नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को अपने कपट का लाभ लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। संविदा शून्य है परंतु अवयस्क को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। संविदा शून्य है, अवयस्क को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। संविदा शून्य है परंतु अवयस्क को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। जब पक्षकारों द्वारा किए गए कपट के कारण कोई लिखित संविदा उसका वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करे तब समुचित उपचार होगा। तो समुचित उपचार क्या होगा? वह होगा लिखत की परिशुद्धि के लिए वाद, यानी कि आपका इसका जो है विकल्प जो है सी सही है, आपका गा सही है। अब आता है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 के प्री में पूछे गए प्रश्न। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के लागू होने की तिथि है। तो इसके लागू होने की तिथि है 1 मार्च 1964। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 44 का संबंध है। तो धारा 44 का संबंध किससे है आपका? तो इसका संबंध है निरसन से। अगला जो आपका प्रश्न है, चिरस्थायी व्यादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों को विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में उपबंधित किया गया है? तो इसमें जो है आपका यह धारा 39 यानी विकल्प सी सही है। बाध्यकर व्यादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों को विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है? तो यह दिया गया आपका धारा 39 में दिया गया है, यानी विकल्प जो है आपका गा सही है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 42 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपबंध है? तो धारा 42 में जो है इसमें है नकारात्मक करार के पालन हेतु व्यादेश, व्यादेश के बदले में हर्जाना, व्यादेश को इनकार करने की परिस्थितियाँ, बाध्यकर व्यादेश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, नकारात्मक करार के पालन हेतु व्यादेश। अगला जो है आपका एमपी सिविल जज 2014 में पूछा गया है प्री के एग्जाम में। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत क्या वादी को चौकीदार की हैसियत से संपत्ति के आधिपत्य में है वह स्वयं को आधिपत्य विहीन किए जाने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु बाद संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है? विकल्प है नहीं, क्योंकि वादी को लंबे आधिपत्य के बावजूद भी संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं होते, इसलिए वह संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि लंबे आधिपत्य के कारण वादी बाद अधीन संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। हाँ, क्योंकि चौकीदार संपत्ति की देख रेख के लिए नियुक्त होने से संपत्ति में हित अर्जित कर लेता है, इसलिए बाद अधीन संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा का अधिकारी है। हाँ, क्योंकि उसका कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, नहीं, क्योंकि वादी को लंबे आधिपत्य के बावजूद भी संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं होते हैं।
अगला जो है वादी बगैर कोई स्वत्व रखते हुए लंबे आधिपत्य के आधार पर स्वयं को आधिपत्य विहीन करने के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करता है। क्योंकि कोई स्वत्व नहीं है, इसलिए वादी को आधिपत्य विहीन किया जा सकता है। विधि आधिपत्य का सम्मान करती है। वादी बगैर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना आधिपत्य विहीन नहीं किया जा सकता। वाद प्रचलन योग्य नहीं है। वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रचलन योग्य नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि विधि आधिपत्य का सम्मान करती है। वादी बगैर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना आधिपत्य विहीन नहीं किया जा सकता है। संविदाएं जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में बताया गया है? तो यह बताया गया है धारा 14 में, यानी कि का में। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के किस दशा में व्यादेश दिया जा सकता है? किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यों में अभियोजित करने अथवा संस्थित करने से अवरुद्ध करने, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय को आवेदन करने से अवरुद्ध करने के लिए, जब वादी का उस मामले में व्यक्तिगत हित हो, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने जिसका विनिर्दिष्टता पालन परिवर्तनीय नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका सी, जब वादी का उस मामले में व्यक्तिगत हित हो। मध्य प्रदेश सिविल जज 2015 में पूछे गए प्रश्न, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत आधिपत्य प्राप्ति का बाद प्रस्तुत किया जा सकता है सिर्फ चल संपत्ति के संबंध से, अचल संपत्ति के, चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में, ना तो चल ना ही अचल संपत्ति के संबंध में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में। धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद नहीं लाया जाएगा बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात, यानी विकल्प बी आपका सही है। धारा 37 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका जाना जाता है तीसरे का जो है विकल्प जो है आपका अस्थायी व्यादेश, यानी विकल्प जो है आपका गा सही है। अगला जो है आपका प्रश्न, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा आज्ञप्ति अपील योग्य है, पुनर्विलोकन योग्य है, ना तो अपील योग्य है और ना ही पुनर्विलोकन योग्य है। विकल्प सी आपका सही है। अब आता है कि छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015 में पूछे गए विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका अनुबंध के हिस्से का विशिष्ट निष्पादन, यानी विकल्प जो है आपका गा सही है। अगला जो है, क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जा सकती है? व्यक्तिगत नागरिक अधिकार दंड कानून, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार और दंड कानून दोनों, व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंदर एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनर्प्राप्त कर सकता है? तो प्राप्त कर सकता है इसको आपका सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ठीक, सीपीसी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध विशेष रूप से परिवर्तनीय नहीं है? एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य हो, एक अनुबंध जो व्यक्तिगत योग्यता पर बहुत अधिक निर्भर करता है, एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य है और व्यक्तिगत योग्यता पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, जहाँ एक फर्म भागीदार के एक हिस्से की खरीद के लिए मुकदमा किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है सी। मध्य प्रदेश सिविल जज 2016 में धारा 37 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश है। तो धारा 37 अस्थायी व्यादेश, ठीक, यानी कि विकल्प जो आपका सी सही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत व्यादेश का बंधुत्व किया जा सकता है ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्टता पालन परिवर्तनीय है, किसी ऐसे कार्य को न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में या युक्त तौर पर स्पष्ट ना हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा, किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत ना हो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, ऐसी संविदा भंग निवारित करने को जिसका बिना पालन परिवर्तनीय है। अगला जो है, यदि किसी मामले धारा 40 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों और दायित्वों का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय समुचित मामले में उक्त के अंश को निरस्त करते हुए शेष का आश्रित होने
निर्दिष्ट कर सकता है, उक्त को पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है, इसके किसी अंश को निरस्त नहीं कर सकता है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, उक्त के अंश को निरस्त करते हुए शेष पर आश्रित होने निर्दिष्ट कर सकता है। विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय के लिए यह कैसा है, यह है उसके विवेकाधीन है। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में विशिष्ट राहत अधिनियम धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे के फिर से प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा क्या है? बेदखली से 6 महीने के भीतर अनुबंध जो है आपका का विशिष्ट पालन संभवतः लागू नहीं हो। यदि अनुबंध अचल संपत्ति की बिक्री संबंधी तो मुआवजा का पैसा पर्याप्त रहता है। एजेंट के रूप में प्रतिवादी का संपत्ति पर कब्जा है, पर्याप्त मुआवजा समाधान नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दूसरे में आपका मुआवजा का पैसा पर्याप्त रहता है। फिर आता है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 में निम्न में से कौन सा उपाय विनय संतोष अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है रिट जारी करना, यह जो है इसके अंतर्गत नहीं दिया जाए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन परिवर्तनीय है? तो यह जो है आपका परिवर्तनीय है धारा 10 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश सिविल जज 2017 में धारा 6 विनय संतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समय के अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, कब्जा प्रतिष्ठित करने के लिए उसे अपना स्वत्व सिद्ध करना होगा, उसे अपना पूर्वी कब्जा सिद्ध करना होगा, उसे अपना स्वत्व और पूर्वी कब्जा दोनों सिद्ध करने होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर उसे अपना पूर्वी कब्जा सिद्ध करना होगा। विक्रय की संविदा के पालन के बाद में सफल होने के लिए वादी को यह प्रकथन कर साबित करना होगा कि उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहना, उसका केवल संविदा के पालन को तैयार रहना, उसका केवल संविदा के पालन को रजामंद होना, उसका केवल संविदा के पालन की सामर्थ्य है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहना। विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अंदर एक लिखित व्यवस्थापन नहीं है जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित न्यायगमित होता है, जिसके द्वारा संगम संपत्ति में हित का गंतव्य बेनित किया जाता है, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में क्रमवर्ती हितों के न्यायगमन को बेनित किया जाता है, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में हित के न्यायगमन को बेनित किया जाना तय किया जाता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। अगला है विक्रय की संविदा पर आधारित बाद में वादी संविदा के विखंडन की याचना निम्नानुसार कर सकता है। विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना के विकल्पता, कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट पालन का जयपत्र पारित होने के पश्चात भी, जयपत्र मतलब डिक्री, यदि यह उसके द्वारा शून्यकरणीय है, इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारता विवेकी और न्यायालय ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। ये शब्द विनिर्दिष्टता अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं धारा 20 से, यानी विकल्प जो है खा सही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 39 संबंधित है। तो 39 किससे संबंधित है? तो संबंधी आज्ञापक व्यादेश से, यानी जो विकल्प आपका घा सही है। तो दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर 3 पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट करवाया आपको। उम्मीद है इसमें से सभी क्वेश्चन फंस जाने चाहिए जो भी आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।